स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता क्या है, टाइप्स क्लासिफिकेशन ऑफ डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब विकृति। ठीक है, तो विकृति जो है पदार्थ की विकृति, जस्ट मिनट में, जो पदार्थ की विकृति पदार्थ में जो विकृति होती है वो कितने टाइप की होती है। तो सबसे पहला था प्लास्टिक इलास्टिक जिसको हम लोग जो इलास्टिक की है उसको हम लोगों ने मैं एक्सप्लेन किया था आपको। ठीक है, देन सेकंड प्लास्टिक। तो इलास्टिक क्या है, जिसमें हम कोई भार लगा रहे हैं किसी पदार्थ में, और भार लगाने के बाद वो क्या होता है, अपना शेप आकार चेंज करता है, और जैसे ही इस भार को हम हटा देते हैं वापिस अपने ओरिजिनल आकार पे आ जाता है, तो इलास्टिक कहलाता है। और प्लास्टिक मटेरियल किसको बोलेंगे, प्लास्टिक पदार्थ किसको बोलेंगे, जब इस पे कोई भार लगाते हैं और ये अपना आकार चेंज करता है, मगर जैसे ही भार को हटाते हैं तो भी अपने वापिस पुनः आकार पे वापिस नहीं आ पाता, कुछ उसमें क्या हो जाता है, डिफॉर्मेशन जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विकृति हो जाता है। तो क्या कहलाता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, ओके। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। आज हम उसी को समझते हैं। जो फेल्वर होता है मटेरियल मतलब पदार्थ का, सॉरी जस्ट मिनट, हाँ, जो पदार्थ का क्या होता है, पदार्थ मतलब मटेरियल, पदार्थ का क्या होता है, फेल्यूर होता है। फेल्यूर जो होता है ये, तो फिर पदार्थ जहाँ पे टूटता है, ब्रेक होता है, तो वो कैसे होता है, तो उसको एक कर्व के थ्रू समझते हैं। किसके थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, कर्व के थ्रू। ठीक है, कर्व के थ्रू। तो कर्व को समझने से पहले इसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक, तो इस कर्व को जानने से पहले हम लोग पहले समझते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है। तो स्ट्रेस क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। मतलब कि हम कितने एरिया पे हम कितना फोर्स लगाए, तो फोर्स जितना, मतलब फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। तो ये क्या कहलाएगा, स्ट्रेस कहलाएगा। स्ट्रेन क्या कहलाएगा, चेंज इन इलॉन्गेशन, जो एरिया जो लेंथ चेंज हो रहा है, इलॉन्गेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। जैसे कि स्ट्रेच करने से ये लेंथ चेंज हुआ और ये ओरिजिनल लेंथ है, तो ये आपका चेंज लेंथ है, तो ये ओरिजिनल लेंथ है, तो ये ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय जो चेंज लेंथ है वो, तो स्ट्रेन कहलाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेस हुआ और स्ट्रेन हुआ, दोनों के रेशियो। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, सॉरी स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है वो प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेस के, इसको हुक्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही रेशियो जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, जो रेशियो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है, ई से शो करते हैं। तो ये थोड़ा जानना जरूरी है, शायद आप लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ऑलरेडी पढ़ भी लिया होगा। स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोड्यूसेस शेयर स्ट्रेन एंड रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन इज शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसी को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। ठीक है, देन रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये कुछ टर्म्स है, ये आपको बस ये जानना है कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है। क्योंकि अभी हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से, बोलने का मतलब क्या है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या शो करता है, जस्ट सिंपल, जैसे कि क्या शो करेगा, ये हुआ लाइन, ये हुआ स्ट्रेस, ये हुआ स्ट्रेन। ठीक है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। जैसे जैसे मैं स्ट्रेस बढ़ाता हूँ किसी भी मटेरियल पे, स्ट्रेस बढ़ाता हूँ बोलने का मतलब, जैसे ये मटेरियल हुआ, पदार्थ हुआ, तो इस पे भार लगाऊंगा, वजन लगाऊंगा, तो इसमें स्ट्रेस बढ़ेगा। ठीक है, शेयर स्ट्रेस बढ़ेगा। ठीक, तो शेयर स्ट्रेस जैसे जैसे मैं स्ट्रेस लगाते जाऊंगा
वैसे वैसे उस मटेरियल पे क्या चेंजेस आते जाएगा, मटेरियल कितना फैलेगा, ठीक। वो हम लोग इसी डायग्राम से जानने की कोशिश करेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच का रिलेशनशिप। ये शो करता है कि मटेरियल जो पदार्थ है वो कितना, यहाँ से देख सकते हैं कितना ऐसा फैल रहा है, ठीक है, शेप का कितना आकार चेंज कर रहा है, और एक टाइम आएगा जब वो टूट भी जाएगा। तो इसी कर्व के थ्रू हम लोग समझेंगे। जैसे कि आगे देखते हैं, ये देखिए, ये जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये स्ट्रेस है, इधर स्ट्रेस शो कर रहे हैं और इधर स्ट्रेन शो कर रहे हैं, ओके, ठीक है। अब ये जीरो से यहाँ से जीरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे मैं स्ट्रेस बढ़ाते जा रहा हूँ मटेरियल पे, तो ये क्या होगा, ये एक ऐसा कर्व बनेगा, ये कर्व जहां तक बनेगा, ठीक है, ये पॉइंट, यदि मैं इस भार को, स्ट्रेस को, जो भार लगा रहा हूँ उसको हटा देता हूँ, तो ये वापिस अपने ओरिजिनल शेप पे, जैसे कि यहाँ पे कोई भार लगा रहा हूँ, कोई लोड लगा रहा हूँ किस पे, इस पदार्थ पे, और ये रबर मान के चलो, रबर रबर या फिर कोई भी आप मटेरियल ले सकते हो, एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। हम लोग ये वैसे रबर का नहीं है, ये दूसरे ये का है, मटेरियल का है ये, ठीक है। तो कोई से भी एक मटेरियल आप डक्टाइल मटेरियल ले लो, डक्टाइल मटेरियल, ठीक है, जैसे स्टील हो गया, ठीक है, वो डक्टाइल मटेरियल होता है स्टील, ठीक। जैसे जैसे आप भार लगाओगे तो क्या होगा, उसके शेप में चेंजेस आएगा, उसके शेप में, आकार, शेप मतलब आकार पे क्या होगा, आकार पे चेंजेस आते जाएगा, ठीक। तो यदि मैं उस भार को हटा देता हूँ, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, उस भार को मैं हटाता हूँ और वो वापिस अपने ओरिजिनल आकार पे आ जाता है, जैसे कि ये हुआ, अभी चेंज होके ऐसा हो रहा है, ठीक है, ऐसा हो जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज हुआ, और वापिस जैसे ही इस भार को हटाया, वापिस अपने ओरिजिनल आकार पे आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलास्टिक, ठीक है। और यदि नहीं आ पाता तो प्लास्टिक। तो ये जो 0 to A है, 0 से A जो है वही शो कर रहा है इलास्टिक लिमिट, इसी को बोलते हैं हम लोग इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में सबसे पहला जो रीजन होता है, जो सबसे पहला पार्ट है वो इलास्टिक लिमिट, ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, दैट इज इलास्टिक लिमिट, ठीक, ओके। ओके, देन ओके, ठीक है, जहां से जहां तक का पूरा फॉलो होता है उसको इलास्टिक लिमिट, उसके बाद भी थोड़ा सा फैलता है, ठीक है। तो उसके बाद भी ये जो बी पॉइंट, ये तो इसमें स्ट्रेट फैलेगा, मतलब जितना आप वजन उठा लगाओगे और जितना आकार चेंज होगा वैसे ही सेम आकार पे वापस आ जाएगा, ठीक है। तो 0 to A मतलब स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन का, स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, कितना फैलेगा जितना आप भार लगाओगे, ठीक है। तो 0 to A ये रीजन हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, इसको बोलते हैं हुक्स लॉ, ये हुक्स लॉ फॉलो करते हैं। 0 to B यहाँ पे इलास्टिक लिमिट रहेगा, ये इलास्टिक रीजन ही है, बट क्या होगा आपका, वहां पे उस पॉइंट पे जो है वो थोड़ा सा डिफॉर्म होना चालू हो जाएगा, इस पॉइंट के बाद थोड़ा सा डिफॉर्म होना चालू हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो ये 0 to B ये पूरा क्या है, इलास्टिक रीजन है। इसके बाद ये 0 to A क्या हुआ, हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है, उसके बाद भी मटेरियल में थोड़ी इलास्टिसिटी रहती है, वो वापिस अपने शेप में आने की कोशिश करता है। जैसे जैसे मैं स्ट्रेस बढ़ाते जाऊंगा, यहाँ तक स्ट्रेस बढ़ाया फिर और स्ट्रेस बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये अपने ओरिजिनल शेप में वापस आने की कोशिश करेगी, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से वो परमानेंट क्या हो जाएगा, वैसे ही फैल जाएगा, वापिस वो अपने आकार पे, जो अपना ओरिजिनल आकार है, ठीक है, वास्तविक आकार है, उस पर नहीं आ पाएगा, वास्तविक शेप पे नहीं आ पाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लास्टिक के। तो ये बी पॉइंट से प्लास्टिक लिमिट चालू हो जाता है। प्लास्टिक लिमिट में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे यील्ड पॉइंट। दो पॉइंट होता है, एक अपर, दो यील्ड में होता है दो, एक अपर यील्ड पॉइंट और दूसरा लोअर यील्ड पॉइंट। तो क्या होता है मैं बताता हूँ, अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। देखो जब आपका प्लास्टिक लिमिट आता है, जैसे कि वो मटेरियल फैल गया तो फिर क्या होगा, जिस पॉइंट से वो फैलना चालू हुआ वो होता है अपर यील्ड लिमिट,
ठीक है, और जिस पॉइंट पे फैलना बंद कर देगा, अब उसके बाद क्या होना चालू होगा, ब्रेक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, तो कहलाता है लोअर लिमिट। ओके, तो जैसे इस वाले ये अच्छे से समझ सकते हैं, इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक का यहाँ से यहाँ तक का क्या हुआ, इलास्टिक, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक का क्या हुआ आपका यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट मतलब प्लास्टिक लिमिट आ गया, ठीक है, लोअर यील्ड पॉइंट मतलब ये प्लास्टिक है। अब इसके बाद ये क्या होगा, बस यहाँ तक प्लास्टिक डिफॉर्म हो जाएगा, प्लास्टिक डिफॉर्म हो जाएगा मतलब मात्र फैलेगा, ठीक है, वापस अपने ओरिजिनल शेप पे नहीं आएगा। ओके, फैलते जाएगा, ओरिजिनल शेप पे वापस नहीं आएगा, बट टूटेगा नहीं। डी पॉइंट क्या कहलाता है, इस डी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पे आने के बाद मटेरियल, इस रीजन पे आने के बाद, इस पॉइंट पे आने के बाद क्या होता है, मटेरियल ब्रेक करना स्टार्ट करता है, थोड़ा फैलेगा और ब्रेक करना, टूटना, डिफॉर्म, मतलब अब यहाँ से विकृति मतलब शेप चेंज करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का पूरा शेप चेंज कर रहा था, एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ तक शेप चेंज किया मेनली, और यहाँ से यहाँ तक तो अपने वास्तविक शेप पे आ जा रहा था, ठीक है। तो ये वाला प्लास्टिक रीजन हो गया, बट यहाँ से यहाँ तक का भी थोड़ा सा क्या होता है, यहाँ से हम लोग जैसे चालू करते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, तो अब इसके ये ऐसा पॉइंट है जिसके बाद और मैं स्ट्रेस थोड़ा सा क्या करता हूँ, लगाता हूँ, तो क्या होगा, स्ट्रेस कम भी लगाऊंगा तो भी क्या होगा आपका, इस पॉइंट के बाद टूटना चालू हो जाएगा मटेरियल। ओके, मटेरियल टूटना चालू हो जाएगा, ब्रेक होना चालू हो जाएगा, ठीक, तो ये क्रैक आना चालू हो जाएगा, ये ब्रेकिंग स्ट्रेस हुआ, ठीक है। और ई पॉइंट पे पूरा मटेरियल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, दैट कॉल ई पॉइंट, ठीक है। ई पॉइंट मतलब आपका फ्रैक्चर और ब्रेकिंग पॉइंट। तो ये कुछ पॉइंट्स है शेयर स्ट्रेस डायग्राम के। सबसे पहला प्रोपोर्शनल लिमिट जो मैंने बताया था, जो हुक्स लॉ फॉलो करेगा, ठीक है। दूसरा इलास्टिक लिमिट, जहां तक वो पूरा वापिस भार को लगाने के बाद वापिस अपने पॉइंट पर जाएगा। यील्ड पॉइंट एक कॉमन है, दिस इज कॉमन डायग्राम फॉर यील्ड। और यदि मैं डक्टाइल की बात करूंगा तो डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है, ये ऐसा होगा, और ब्रिटल में क्या होगा, डायरेक्टली ऐसे जाएगा, ठीक है, और यहीं से ये टूट जाएगा, टूट गया और ये हो गया, फ्रैक्चर हो गया, कोई प्लास्टिक लिमिट नहीं आता, डायरेक्टली क्या हो जाता है, पॉइंट फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहीं पे दिखाया था, मे बी ये आप देख सकते हो, ये क्या है, इलास्टिक मटेरियल के लिए, और ये प्लास्टिक मतलब जो ये बोल सकता हूँ मैं, दिस वन इज फॉर डक्टाइल मटेरियल और दिस वन फॉर ब्रिटल मटेरियल, ठीक। तो ब्रिटल मटेरियल में यहाँ जाने के बाद डायरेक्टली रीजन आया और टूट गया, यहाँ से ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ओके, तो एक बार और वापस देखते हैं, सिंपल सा है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की बात करता हूँ, तो ये इधर स्ट्रेस वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में स्ट्रेन, मतलब जितना मैं भार लगाता हूँ इधर, ठीक है, उतना ये क्या होगा, लेंथ चेंज होगा, आकार चेंज होगा, लेंथ, समझ में आया, ठीक है। तो अब इसी के दोनों के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, ठीक। तो यदि मैं स्ट्रेस मतलब भार लगाना चालू कर रहा हूँ और एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पॉइंट पे मैं यदि उसको हटा देता हूँ तो भी वो वापिस अपने ओरिजिनल वास्तविक आकार पे आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलास्टिक, पूरा ये क्या कहलाता है, इलास्टिक लिमिट। बट जहाँ तक हुक्स लॉ फॉलो करता है, कौन सा फॉलो करता है, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है कि जैसे मैं भार हटाया, भार और स्ट्रेन मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच जो है वो क्या बनता है, एक लीनियर स्ट्रेट लाइन बनता है, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहते हैं, अनुक्रमानुपाती रहते हैं, तो क्या कहलाता है आपका, वो हुक्स लॉ कहलाता है, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनल लिमिट हुआ, और इलास्टिक लिमिट जब तक हम लोगों का वो वापिस शेप में आता है, ठीक है। उस पॉइंट के बाद दो पॉइंट आता है, यील्ड फिनोमिना करके आएगा, एक होता है हाइयर यील्ड पॉइंट और एक होता है लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। तो हाइयर यील्ड पॉइंट पे क्या, स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू डिफॉर्म मेटल, ठीक है, after yield point is always higher due to stress hardening, which cases curve to gradually rise upward up till ultimate tensile point, ठीक। मतलब ये क्या है, ये आपका जैसे ही अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट के बाद आपको और हाइयर स्ट्रेस देना पड़ता है उसको मटेरियल को फेल करने के लिए, फेलवर ये करने के लिए, ओके। तो ये अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट, उसके बाद फिर प्लास्टिक डिफॉर्म होगा ही, हायर स्ट्रेस देंगे तो फिर ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका जस्ट एक
जनरल फिनोमिना है। तो इसमें क्या क्या याद रखेंगे, सबसे पहला प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट कहाँ है, 0 to a, जो कि आपका हुक्स लॉ फॉलो करता है, ठीक है। दूसरा इलास्टिक लिमिट, ठीक, दूसरा इलास्टिक जो 0 to a है, ठीक है। तीसरा क्या हुआ, प्लास्टिक। प्लास्टिक में क्या कहता है, यील्ड पॉइंट फिनोमिना, ठीक है, जो इलास्टिक पहला अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ब्रेकिंग स्ट्रेस या फिर अल्टीमेट स्ट्रेस हम लोग बोल सकते हैं। देन फिर फ्रैक्चर पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट। ओके, तो ये हमको सारे पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा, ये आता है लिखने को। ओके, देन व्हाट इज स्ट्रेस स्ट्रेन हार्डनिंग। वो तो हुआ जनरली आपके कि ये नॉर्मल सारे मटेरियल्स के लिए, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल होगा तो मैंने बताया कि ये डक्टाइल मटेरियल के लिए है, बट यदि ब्रिटल मटेरियल होगा तो यहीं से क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। उसमें ब्रिटल मटेरियल में आपका क्या, प्लास्टिक लिमिट नहीं होता, ठीक है। ये मैं एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे कि यदि डक्टाइल मटेरियल है, जैसे लोहा है, ठीक है, स्टील है, सॉरी स्टील है, तो आपका स्टील है तो ये वाला कर्व फॉलो करेगा, ये वाला जो कर्व है वो, ठीक है। और यदि सपोज टू ब्रिटल मटेरियल है, जैसे कि कास्ट आयरन, ठीक है, तो ये स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस हुआ, ठीक है। इसी में समझा देता हूँ मैं इसको, चलो ठीक है, स्ट्रेस हुआ और ये जो है स्ट्रेन हुआ, ठीक है। तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन हुआ, ठीक। अब इसमें क्या होगा, यहाँ से जाकर इलास्टिक लिमिट तो रहेगा ही, ओके, बट उसके बाद सीधा मटेरियल क्या हो जाता है, यहाँ पे, यहाँ से मटेरियल फेल हो जाता है, फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है। कौन सा आता है, ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है। कौन सा आता है, ब्रेकिंग पॉइंट, ओके, क्या आता है, ब्रेकिंग पॉइंट। तो ये किसके लिए है, डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल डक्टाइल बोलते, सॉरी ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मतलब जो कठोर मटेरियल होता है ना, भंगूर, कठोर नहीं बोलेंगे, सॉरी, इसको भंगूर बोलेंगे, भंगूर, भंगूर, भंगूर मटेरियल के लिए, भंगूर पदार्थ के लिए ये ऐसा कर बनता है। तो इसमें 0 to A to B ऐसा करके लिखते हैं हम लोग, ठीक है। 0 to A इलास्टिक रहेगा, B पॉइंट पे जैसे ये पॉइंट पाया, उसके बाद फिर प्लास्टिक ना, A पॉइंट पे ही प्लास्टिक आ जाता है मान के चलो, और वहीं पे फिर फ्रैक्चर हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको पहले भी दिखाया था डक्टाइल मटेरियल पे, ये देखो ये पॉइंट पे और इस पॉइंट पे तुरंत क्या हो गया, मटेरियल क्या हो गया, ये डक्टाइल के लिए, और ये फिर क्या होता है, सॉरी ये डक्टाइल के लिए था, और आपका ये डक्टाइल के लिए फैलता है ये, और इलास्टिक है तो डायरेक्टली जाके यहाँ पे आगे बढ़ते आता है, ठीक है। और ब्रिटल के लिए वो जाके सीधा सीधा क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक। ये देखिए ये वाला कर्व, सॉरी इसी कर्व को मैं देख रहा था, ये बहुत ज़्यादा लिख दिया इसी कारण समझ में नहीं आ रहा। यहाँ से आप अच्छे से इसको समझ सकते हो। ये नॉर्मल ए के लिए हुआ, इसको अभी छोड़ दीजिए, इसको अभी हटा दीजिए, इसको अभी हटा दीजिए, इसकी बात करते हैं हम लोग। जब इसकी बात करते हैं तो ये देखिए, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच हुआ, स्ट्रेस और ये स्ट्रेन, ठीक। तो यदि मेरा मटेरियल ब्रिटल है तो ये इलास्टिक लिमिट होगा यहाँ से यहाँ तक का, और यहीं पे जाके सीधा सीधा फेल हो जाएगा। ब्रिटल मतलब भंगूर, भंगूर, ठीक है। और मटेरियल यदि मेरा डक्टाइल है, ठीक है, क्या है, डक्टाइल है, लचीला है, जैसे कि इसका एग्जांपल मैंने बताया था कास्ट आयरन, कास्ट आयरन, इसका स्टील, माइल्ड स्टील, ठीक है, ओके। तो ये यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से यदि डक्टाइल है तो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वापिस प्लास्टिक लिमिट आएगा, प्लास्टिक लिमिट में यील्ड पॉइंट आएगा, अपर यील्ड, लोअर यील्ड आएगा, देन फिर प्लास्टिक ब्रेक, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट आएगा, और फिर ब्रेक पॉइंट आएगा, ठीक। तो ये आपका डक्टाइल मटेरियल पे होता है, ओके। और यदि ज़्यादा प्लास्टिक है मटेरियल तो प्लास्टिकली जाएगा और फिर डिफॉर्म हो जाएगा, तो सॉरी ज़्यादा इलास्टिक है तो फिर जाके यानी इलास्टिक कम है, शॉर्ट इलास्टिक है, और प्लास्टिकली ज़्यादा ये है तो फिर जाके ज़्यादा फैल जाएगा मटेरियल और डिफॉर्म हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए ग्राफ है, ओके, ओके।
ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा, यील्ड पॉइंट फिनोमिना भी देख लिया है। ठीक है, पूछेगा एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे क्या क्या पूछ सकता है, ड्रॉ द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल, ड्रॉ द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर ब्रिटल मटेरियल। यदि डक्टाइल मटेरियल के लिए बोलते हैं तो कौन सा बनाना है आपको, ये वाला बनाना है डक्टाइल मटेरियल के लिए। ब्रिटल मटेरियल के लिए बोले तो कौन सा बनाना है, जैसे कि इसमें मैंने दिखाया है ये वाला पॉइंट, ये वाला दिखाना है। ठीक, तो ऐसा एग्जाम में मे भी पूछ सकते हैं कि डक्टाइल मटेरियल के लिए फिर ब्रिटल मटेरियल के लिए बनाइए, और सारे पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। फिर पदार्थ की विकृति के बाद आपको, हाँ यस, यील्ड पॉइंट फिनोमिना क्या होता है, यील्ड पॉइंट फिनोमिना क्या होता है इसको समझाइए। तो इसमें वही बताना है कि इलास्टिक लिमिट के बाद जब प्लास्टिक लिमिट स्टार्ट होता है तो फिर हमारा यील्ड पॉइंट फिनोमिना, इसमें दो टाइप के होते हैं, मतलब वहीं से यील्ड पॉइंट फिनोमिना स्टार्ट होता है जहाँ पे प्लास्टिक लिमिट चालू होता है। ठीक है, तो ये अपर होता है और लोअर होता है। अपर में क्या होगा, वहाँ से प्लास्टिक लिमिट चालू होगा, ठीक है, और लोअर में वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से यदि और हम ज़्यादा स्ट्रेस लगाते हैं तो फिर ब्रेक स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, यस, उसके बाद फिर स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होता है ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो इंक्रीज इन यील्ड स्ट्रेस ऑफ मटेरियल, मतलब सिंपल है ये। जैसे मैं देखो, आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ये ऐसा हुआ, उसके बाद यहाँ से जाने के बाद थोड़ा सा ये होने के बाद ये ऐसा, ठीक है, जैसे कि ये। ठीक, तो अब क्या है स्ट्रेन हार्डनिंग में, increase in yield stress of material when loaded subsequently in same direction again and again below recrystallization temperature। ठीक है, अब yield stress जो है ऑफ मटेरियल के yield stress जो है वो, yield stress मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है, अपर yield और लोअर yield पॉइंट। ठीक, तो वो बढ़ता है यदि मटेरियल में मैं क्या करता हूँ, सेम डायरेक्शन पे अगेन एंड अगेन लोड लगा रहा हूँ, स्ट्रेस मतलब भार लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, भार लगा रहा हूँ, तो क्या होगा, ये बढ़ेगा बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ठीक है, व्हेन मटेरियल इज लोडेड इन एनी डायरेक्शन, मतलब अब कोई भी अब डायरेक्शन में मटेरियल को मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से लोडिंग कर रहा हूँ, इज इट एक्सपीरियंसेस लीनियर इलास्टिक डिफॉर्मेशन टिल इलास्टिक लिमिट। ठीक है, इलास्टिक लिमिट तक क्या होगा, लीनियर इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। कैसे इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, कैसे, देखो सिंपल, जैसे कि आपका ये स्ट्रेस हुआ और स्ट्रेस हुआ ये, और ये स्ट्रेन हुआ। ठीक है, चलो ठीक है, इसको लिख देता हूँ, ऐसे में समझ नहीं पाओगे आप, थोड़ा सा ऐसा समझा, एक मिनट। स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे जैसे जैसे आप भार, ये स्ट्रेस को बढ़ाते जाओगे, ठीक है, स्ट्रेन ये बढ़ते जाएगा, ये ऐसा बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब अगेन एंड अगेन मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो एक ऐसा लिमिट आएगा जहाँ तक, जैसे मैंने बोला था, जो इलास्टिक पॉइंट है जो वापस अपने ओरिजिनल शेप पे आएगा। बट जब मैं और कंटिन्यू 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 लगाते जाऊंगा तो थोड़ा सा प्लास्टिक डिफॉर्म होगा, ये जो ये वाला पॉइंट था, जो ये वाला पॉइंट था, यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट, ठीक है, ये जो क्या होगा, और कंटिन्यू मैं लोड लगाते जा रहा हूँ, लोड लगाते जा रहा हूँ, तो क्या होगा, वो प्लास्टिकली हल्का डिफॉर्म होना स्टार्ट होगा, हल्का डिफॉर्म होना स्टार्ट होगा। तो क्या वो अपने सेम पाथ से आ पाएगा, क्या इलास्टिक रहेगा तो सेम पाथ से आ जाएगा, इसी पाथ से वापस अपने, मतलब सेम पाथ फॉलो करते हुए वापस अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा। बट यदि हल्का सा क्या हो गया, डिफॉर्म होना चालू हो गया, जैसे आप इलास्टिक उसको खींचते हो, किसको, लोअर, लोअर पहनते हो, लोअर सभी लोअर पहनते हो, ठीक है, लोअर में इलास्टिक लगा रहता है, वो धीरे 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 इलास्टिक फैलते आता है और थोड़ा 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 प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है उस पर। पहले तो इलास्टिक जैसा रहता है वैसा अपनी ओरिजिनल शेप पे आता है, बट जैसे जैसे फैलते जाता है वैसे वैसे फिर वो क्या होगा, वापिस थोड़ा सा प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाता है। ओके, तो ये हुआ आपका ये प्लास्टिक हल्का सा डिफॉर्म हो गया। देन अब जब थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया तो अपना सेम पाथ तो फॉलो नहीं कर पाता। देखिए, ये
ये क्या है अपना इलास्टिक वाला पाथ है, इलास्टिक लिमिट वाला, बट यहाँ पे ये थोड़ा सा क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया, तो ये आपका वापिस आएगा जरूर, बट पूरा ओरिजिनल शेप पे नहीं आएगा, हल्का सा अपना कर्व जो है, पाथ जो है वो चेंज कर देता है, ये पाथ जो है वो चेंज कर देता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग। ठीक है, जो मटेरियल थोड़ा सा हार्ड होते चले जाता है और वो प्लास्टिकली थोड़ा थोड़ा डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ओके। तो ये हुआ स्ट्रेन हार्डनिंग। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे पढ़ेंगे, आज की क्लास में बस इतना ही देखते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।